हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। आज की वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कितने होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वह रिएक्टेंट, वह कंपाउंड जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होता है, उसका मैं स्टडी कराने जा रहा हूँ आप सबको क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जिनका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, जिनको हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिलेगा। इसलिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वह स्पीसीज होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं बट उनका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में पॉपुलर है हमारा, फर्स्ट है कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। सेकंड है कार्बन आयन। थर्ड है कार्बन फ्री रेडिकल। इस सबको हम लोग वन बाय वन कर डिस्कस करेंगे। फोर्थ है कार्बीन। फिफ्थ है नाइट्रीन्स। सिक्स्थ है बेंजाइन। दिस आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसको वन बाय वन करके आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले स्टडी करते हैं हम लोग कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन के बारे में। यह क्या होता है? कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन हम लोग उस स्पीसीज को बोलते हैं जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पे कई सारे रिएक्शन में फॉर्म होता है। अब पॉइंट ये है कि इसको ये कार्बोकैटायन है हमारा जो है, इसके स्टेबिलिटी को इन्हेंस कैसे करेंगे। तो यह सबसे पहले स्टेबिलिटी इन्हेंस कैसे करेंगे, मीन्स ये स्टेबिलिटी कैसे इसका बढ़ेगा, यह पता करने से पहले हमें यह पता करना होगा कि व्हाई इट इज अनस्टेबल और लेस स्टेबल। इसके अनस्टेबल होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पीछे इसके अनस्टेबल होने के पीछे पहला फैक्टर है और वह है इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी। जिस भी एटम का पॉजिटिव चार्ज रहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिए रहता है। यहाँ पे कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आ गया। अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से अनस्टेबल है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन दें तो स्टेबलाइज होगा, राइट। जैसे मान लो कोई भूखा है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, तो बेचारा बहुत परेशान होगा, अनस्टेबल होगा, बहुत बेचैन होगा। उसको अगर आप चाहते हो कि वो स्टेबल हो जाए, मीन्स वो रिलैक्स हो जाए, तो आप क्या करोगे? उसको खाना दे दोगे। अगर आप खाना खिला दोगे तो स्टेबल हो जाएगा, वो मीन्स रिलैक्स फील करेगा। सेम कहानी यहाँ पे है। हमारा कार्बोकैटायन अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन दे करके हम लोग कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो सब के सब हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है। पहली बात मीन्स अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन है? तो हमारे पास प्लस आई ग्रुप है, मीन्स वह ग्रुप जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मीन्स वह ग्रुप जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम लोग प्लस आई ग्रुप बोलते हैं। और इसके पॉपुलर हमारे होते हैं अल्काइल्स। जितने भी हमारा अल्काइल्स होता है सबके पास प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई ग्रुप जो हमारा है वो हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है क्योंकि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। और हमारा कार्बोकैटायन अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
विल इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। दूसरा फैक्टर है वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मीन्स हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में एक पॉपुलर फिनोमेना होता है जो हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। आप हाइपर कंजुगेशन टॉपिक में पढ़े होंगे। ऐसे मेरे हाइपर कंजुगेशन में मेरा वीडियो लोड है, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो जा करके देख सकता है प्लेलिस्ट में। तो अगर कोई हाइपर कंजुगेशन कर रहा है वो भी हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, और हाइपर कंजुगेशन अल्काइल ही करता है। तो अल्काइल दो इफेक्ट से, एक प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हमारा प्लस एच इफेक्ट मीन्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दोनों इफेक्ट से हमारा अल्काइल हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। तीसरा फैक्टर है वो है प्लस एम इफेक्ट, पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप। जितने भी हमारे प्लस एम ग्रुप होते हैं मीन्स पॉजिटिव मेसोमेरी ग्रुप होते हैं, ऑल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द कंपाउंड थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू और पाई बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो प्लस ए ग्रुप, प्लस एच ग्रुप एंड प्लस एम ग्रुप तीनों ही हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन देता है। अब दूसरा फैक्टर, सेकेंड फैक्टर हमारा कार्बोकैटायन के अनस्टेबल होने के पीछे रीजन यह है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, जैसे हमारा NU- न्यूक्लियोफाइल अगर कोई भी है, कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो पॉजिटिव चार्ज चाहता है, निगेटिव चार्ज क्या चाहता है, पॉजिटिव चार्ज लेना चाहता है, तो कोई भी निगेटिवली चार्ज स्पेसीज आराम से इसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर किसी स्पेसीज के ऊपर अटैक का चांस ज़्यादा है तो उसका स्टेबिलिटी कम है। जैसे जिस तरीके से मान लो कोई क्रिमिनल है, अगर क्रिमिनल के ऊपर पुलिस का अटैक करने का चांस ज़्यादा है तो उस क्रिमिनल का स्टेबिलिटी कम है, तो क्रिमिनल अपने स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा, तो अपने ऊपर पुलिस के अटैक के चांस को कम करेगा। सेम वही यहाँ भी है। कार्बोकैटायन इसलिए भी अनस्टेबल है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी निगेटिव चार्ज वाला अटैक कर सकता है। तो यह कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ा सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल को मीन्स निगेटिव चार्ज वाले के अटैक के चांस को डिक्रीज करके। अब न्यूक्लियोफाइल के अटैक का चांस यहाँ पे डिक्रीज कब होगा, तो जब यह कार्बोकैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज को घुमाना शुरू कर देगा, डिलोकलाइज करना शुरू कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे ही निगेटिव चार्ज का अटैक होता है। तो अगर हमारा कार्बोकैटायन का पॉजिटिव चार्ज पूरे कंपाउंड में घूमने लगेगा, डिलोकलाइज हो जाएगा, तो उसके ऊपर अटैक होने का चांस कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और आप सबको पता है, दूसरा फैक्टर इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी का दूसरा फैक्टर हुआ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और निगेटिवली चार्ज स्पेसीज। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक की वजह से भी हमारा कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांस को डिक्रीज करने का हमारा मेथड क्या है, मेथड यह है कि कार्बोकैटायन अपने पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज करे, और डिलोकलाइज करवाने वाला कौन है, रेजोनेंस। इसका मतलब यह हुआ कि रेजोनेंस इफेक्ट भी हमारे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। राइट, तो क्लियर हो गया। कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, प्लस एच ग्रुप एंड प्लस एम ग्रुप, इसको स्टेबलाइज करेगा। और दूसरा रेजोनेंस भी कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ओके जी, तो हम लोग आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। CH3 प्लस CH2 CH3 CH प्लस CH3 CH3 ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। इस कार्बोकैटायन में कोई भी अल्काइल नहीं लगा हुआ है जो इसको स्टेबलाइज करे, लेकिन यहाँ पे इस कार्बोकैटायन में एक मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल एक अल्काइल है जिसके पास प्लस इफेक्ट होता है, जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबलाइज करेगा। इस कार्बोकैटायन में दो मिथाइल लगा हुआ है दोनों तरफ से, इसके पास प्लस इफेक्ट है।
प्लस इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारा ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हो कि 3 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तीनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस इफेक्ट के थ्रू, और इस तरीका से हमारा यह कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो प्लस इफेक्ट की वजह से ऊपर से नीचे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू प्लस इफेक्ट। लेकिन एक और फैक्टर है, दूसरा फैक्टर यह है कि हमारे जो अल्काइल्स होते हैं वो हाइपर कंजुगेशन भी करते हैं और हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। हमारे इस मिथाइल कार्बोकेटायन में कोई अल्काइल नहीं लगा हुआ है, इसलिए कोई हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स कोई भी अल्फा कार्बन इसके पास नहीं है। कार्बोकेटायन में जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है दैट कार्बन इज ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज रहता है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो हमारे इस मिथाइल केटायन में कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो इस कार्बोकेटायन के पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसलिए इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। लेकिन इस कंपाउंड में ये हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, मीन्स फंक्शनल कार्बन है, इससे एक कार्बन लगा हुआ है, मतलब 1 अल्फा कार्बन है और उस पर 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 9 है। मीन्स हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहा है, मीन्स हाइपर कंजुगेशन बढ़ रहा है। हाइपर कंजुगेशन बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी फिर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। ओके तो आप सब देख रहे हो ऊपर से नीचे मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज होने के दो रीजन है, प्लस इफेक्ट भी हो रहा है और साथ में हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, दोनों इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है बहुत परफेक्ट होता है और हम लोग हमेशा इसको याद रखेंगे। अब यहाँ एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये हमारा मिथाइल केटायन है यह प्राइमरी अल्काइल केटायन है क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन है। यह सेकेंडरी अल्काइल केटायन है क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी कार्बन है। यह टर्शियरी अल्काइल केटायन है क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शियरी अल्काइल है। इसलिए हम लोग एक जनरल ऑर्डर याद रखेंगे, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, जनरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कि मिथाइल केटायन से मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री अल्काइल केटायन और प्राइमरी अल्काइल केटायन, प्राइमरी अल्काइल केटायन इससे ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी अल्काइल केटायन। उससे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी अल्काइल केटायन। इस जनरल टेंडर याद रख, कोई पूछेगा क्यों होगा तो क्लियर सी बात है, प्राइमरी अल्काइल केटायन के पास 1 अल्काइल ग्रुप रहता है स्टेबलाइज करने के लिए, सेकेंडरी के पास 2 रहता है, टर्शियरी के पास 3 रहता है। दैट्स वाई प्राइमरी से मोर स्टेबल सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से मोर स्टेबल टर्शियरी होगा। ओके अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको अगर इन दोनों कंपाउंड में कंपैरिजन किया जाए कि विच इज मोर स्टेबल,
तो यह हमारा मोर स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओनली प्लस इफेक्ट हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस करने लगता है, रेजोनेंस करके अपने स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर लेता है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो चाहेगा कि यहाँ निगेटिव हो, तो पाई बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। इस तरीक़ा से ये कंपाउंड अपने पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज कर देता है और इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे इस कंपाउंड का अनस्टेबिलिटी के पीछे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कोई भी निगेटिव चार्ज इजीली अटैक कर सकता है और जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। ये अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने पॉजिटिव चार्ज के को डिलोकलाइज करता है, क्योंकि डिलोकलाइज होगा जब घूमने लगेगा तो किसी निगेटिव चार्ज स्पेसीज को अटैक करने का चांस कम हो जाएगा और फिर यह स्टेबलाइज हो जाएगा। तो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर रहा है अपने आप को। रेजोनेंस यहाँ पे होता है, रेजोनेंस, और इस वजह से स्टेबिलिटी की हम लोग बात करेंगे तो हमारा इसको बोलते हैं एलाइल कटायन, एलाइल कटायन, क्योंकि एलाइलिक कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसका स्टेबिलिटी हमारे इथाइल कटायन से ज़्यादा होगा। ओके, एक और फैक्टर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे ये दोनों का कंपैरिजन किया जाए अगर स्टेबिलिटी का, इसको बोलते हैं विनाइल कटायन, विनाइल कटायन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उस कार्बन का जो पाई बॉन्ड होता है, वह उसको रेजोनेंस करके स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। यहां पे ये कार्बन का जो पाई बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज को डिलोकलाइज नहीं कर सकता है। मींस जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन का पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स उसको रेजोनेंस करके स्टेबलाइज नहीं कर सकता, याद रखिएगा। इसलिए यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस यहां पे नहीं होगा। तो फिर इन दोनों में स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है? यहां पे इस कंपाउंड में CH3 के पास प्लस इफेक्ट है और पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन है, दोनों तरीका से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर रहा है। यहां पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, उल्टा यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो sp3 कार्बन के ऊपर आया है। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद sp2 हो गया, लेकिन अभी sp3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज है और इसमें हमारे sp2 कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होता है कार्बन का, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, उसका ऑर्डर sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है sp2 कार्बन, sp2 से मोर होता है sp। तो यहां पे आप देख लो एक तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट है, दो इफेक्ट हो रहा है, ऊपर से यहां पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। और यहां जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो sp2 है, मींस मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर उसका कोई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो और अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए यह विनाइल कटायन हमारे इथाइल कटायन से बहुत बहुत कम स्टेबल होता है। मतलब स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो इसका स्टेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा होता है। ओके जी। लेकिन अगर हम लोग बात करें टर्शियरी कार्बोकेटायन का, तो टर्शियरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हमारे एलाइल कटायन से ज्यादा होता है। इनफैक्ट टर्शियरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बेंजाइल कटायन से भी ज्यादा होता है। यह हमारा बेंजाइल कटायन है, बेंजाइल कटायन, यह है एलाइल, सॉरी ये है टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन।
टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन, ये इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके पीछे रीजन यह है कि टर्शियरी ब्यूटाइल के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन काफ़ी डोमिनेट हो जाता है। और कार्बोकटायन में हाइपर कंजुगेशन एक डोमिनेटिंग फैक्टर है, डोमिनेटिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन हमारे बेंजाइल कटायन से मोर स्टेबल हो जाता है। जबकि बेंजाइल कटायन में रेजोनेंस होता है, या रेजोनेंस करके अपने आप को स्टेबलाइज करता है, फिर भी एक्सेप्शनली हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन बेंजाइल कटायन से मोर स्टेबल होता है। बेंजाइल कटायन एलाइल कटायन से तो पक्का मोर स्टेबल होगा, बिकॉज बेंजाइल कटायन और एलाइल कटायन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन बेंजाइल कटायन में रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कम होता है। इसलिए बेंजाइल कटायन एलाइल कटायन से मोर स्टेबल होगा, लेकिन टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन हमारे बेंजाइल कटायन से मोर स्टेबल हो जाता है। ओके अब जनरल टर्बिन, अगर CH3 प्लस CH2 CH प्लस एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस, अगर इनके स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो हमारे मिथाइल कटायन में भी न रेजोनेंस हो रहा है, न प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, न हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे इस विनाइल कटायन में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस नहीं कर सकता है, रेजोनेंस करके उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ भी सेम कहानी है, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसका पाई इलेक्ट्रॉन उसको डिलोकलाइज नहीं कर सकता है, मीन्स उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर सकता है। मीन्स तीनों में किसी के पास रेजोनेंस नहीं हो रहा है, किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो फिर तीनों का स्टेबिलिटी कंपेयर कैसे करेंगे? तो जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से, मिथाइल कटायन में जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो sp3 कार्बन है, विनाइल कटायन में जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज वो sp2 कार्बन है, एंड हमारे इथाइनाइल कटायन में जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज वो sp कार्बन है। और आपको पता है sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 होता है, sp2 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव sp होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन तुम ले लोगे तो उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। एंड इन दिस वे मिथाइल कटायन इज मोर स्टेबल देन विनाइल कटायन, एंड विनाइल कटायन इज मोर स्टेबल देन इथाइनाइल कटायन। यह हमारा हुआ इथाइनाइल कटायन, यह हुआ हमारा विनाइल कटायन, और इथिनाइल कटायन भी इसको बोलते हैं हम लोग, इथिनाइल कटायन, और यह हुआ मिथाइल कटायन। ओके अब हम लोग अपने, ये हमारा फिनाइल कटायन है, सॉरी बेंजाइल कटायन है। अब इस कार्बन में 2 रिंग में लगा दे रहा हूं, 2 बेंजीन रिंग लगा दे रहा हूं, एक और बेंजीन रिंग लगा दे रहा हूं, 3 राइट। अब इनकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है, तो नेचुरल है, यहाँ पे जो कार्बोकटायन है एक रिंग से रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है 2 रिंग से करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, तो डेफिनेटली एक्सटेंट ऑफ डिलोकेशन बढ़ गया, मीन्स ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, तो इससे मोर स्टेबल यह होगा कार्बोकटायन। यहाँ पे कार्बोकटायन 3 बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा, इसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें
तो हमारा बेंजाइल कटायन से मोर स्टेबल होगा डाइफिनाइल मिथाइल कटायन। इससे मोर स्टेबल होगा हमारा ट्राइफिनाइल मिथाइल कटायन। इसका नेम है बेंजाइल कटायन, बेंजाइल कटायन, एंड दिस इज डाइफिनाइल मिथाइल कटायन, क्योंकि मिथाइल कटायन के ही हाइड्रोजन को हटाकर फिनाइल लगाए हैं हम लोग। इसका नेम होगा ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल कटायन, मिथाइल कटायन, राइट। लेकिन अगर कोई पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग का ऑर्डर क्या होगा, तो देखो जी यहां पे हमारा जब रेजोनेंस करेगा कार्बोकटायन तो यहां पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर मीन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा 5 होगा, लेकिन इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 होगा। क्यों? क्योंकि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन हो जाएगा, जहां से शुरुआत होगा इसमें भी और इसमें भी दोनों में सेम रहेगा, तो हमारा कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें हमारा 3 रिंग है तो 3 कॉमन हो जाएगा, इसलिए 13 हो जाएगा। तो क्लियर सी बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर रिंग सबसे ज्यादा इसमें है। एक रिंग पे यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 9 हो गया, 2 पे तो 1 पे कितना आएगा 4.5, यहाँ पे 3 पे 13 है तो 1 पे क्या होगा कम हो जाएगा। तो और कोई आपसे पूछे कि रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग, पर बेंजीन रिंग तो सबसे ज्यादा होगा, इसको फिनाइल को मैं पीएच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, PHCH2 में, उससे कम होगा PH2CH+ में, सबसे कम होगा PH3C+ में। ओके आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, इससे मुझे भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी बताइए और बोलिए कि मीन्स केमिस्ट्री सीखने के लिए स्मार्ट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट फैकल्टी की ज़रूरत है। जो पढ़ाता है वो उसको स्मार्ट होना चाहिए, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए। इसलिए आप सब इस वाइट बोर्ड से भी सब कुछ समझ सकते हैं अगर आप ध्यान से मुझे सुनोगे तो। इनफैक्ट इससे ज़्यादा समझ में आता है, हर चीज़ आपको क्लियरली बताया जा रहा है। आगे देखो नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक। अब इसमें अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में अगर इन्वॉल्व है, जैसे यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का रिंग है, अल्टरनेट पोजिशन डबल बॉन्ड, इसको बोलेंगे साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटायन, साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटायन। इस साइक्लोहेप्टा ट्राइनाइल कटायन एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सबका हाइब्रिडेशन sp2 है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यह रेजोनेंस भी करेगा साइक्लिक, और इस तरीका से यह कंपाउंड एक्चुअल में एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है। और इसके एरोमेटिसिटी के लिए इन्वॉल्व है पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो यह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। मीन्स इस कंपाउंड के एरोमेटिक होने में इस पॉजिटिव चार्ज का बहुत बड़ा रोल है, और यह कंपाउंड का 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो रिलोकलाइज होता ही है, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी घूमते रहता है। तो यहां बोलेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है,
जो पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है वह उस पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। देखो जी, यहां पे हमारा जो बेंजाइल कटायन है, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स बेंजाइल कटायन में जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करता है। ये नहीं बोलेंगे कि यह पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये पहले से एरोमेटिक है। ये पॉजिटिव चार्ज से रेजोनेंस करता है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, इसके पॉजिटिव होने से कंपाउंड एरोमेटिक है। इसलिए अगर कोई पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो उस पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि इस साइक्लोहेप्टाइल ट्राइनाइल कटायन का स्टेबिलिटी हमारे ट्राइफिनाइल बेंजीन से भी ज़्यादा ट्राइफिनाइल मिथाइल कटायन से भी ज़्यादा होता है। मीन्स यह कंपाउंड इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस कंपाउंड इज इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन कौन है। वैसे हमारा ट्राइफिनाइल मिथाइल कटायन भी हाईली स्टेबल होता है, उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया। आपने ये कंपाउंड देखा साइक्लोहेप्टाइल ट्राइनाइल कटायन। अब मैं बताने जा रहा हूं कि दुनिया में मींस हाईएस्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन कौन होता है। तो यह होता है, देखो इसको, यह कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इस कंपाउंड का नेम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कटायन। ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है पूरी दुनिया में, इससे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। अब आप सब देखो जी, इस कंपाउंड में न रेजोनेंस हो रहा है क्योंकि हमारा साइक्लोप्रोपाइल रेजोनेंस नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। न रेजोनेंस हो रहा है, देखो हाइपर कन्जुगेशन थोड़ा बहुत हो रहा है क्योंकि इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है, तो हाइपर कन्जुगेशन होता है। और फिर प्लस इफेक्ट होता है, हमारा अल्काइल ग्रुप साइक्लो अल्काइल ग्रुप है, तो यह पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हमारा शो करता है, प्लस इफेक्ट शो करेगा। लेकिन इस प्लस इफेक्ट की वजह से इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, ये दुनिया का मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन नहीं हो सकता है। इसके स्टेबल होने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इनका तीनों ही साइक्लोप्रोपाइल का बेंट sp3 ऑर्बिटल। देखो जी, आप सबको मैं पहले पढ़ाया हूँ, पहले की वीडियोज में आप देखोगे तो पता चलेगा आपको, या जाकर देख सकते नहीं पढ़े हो तो। ये जो हमारा साइक्लोअल्केन है, जितने भी साइक्लोअल्केन्स होते हैं वो ऑल साइक्लोअल्केन में हमारा कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 रहता है, जिसके वजह से इनका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बट एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन का 60 डिग्री एंगल होता है, साइक्लोब्यूटेन में 90 डिग्री एंगल होता है, साइक्लोपेंटेन में 108 डिग्री होता है, साइक्लोहेक्सेन में एक तरह से एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जिससे की वजह से मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री होता है। अब 60 डिग्री बॉन्ड एंगल होने की वजह से जब हमारा साइक्लोप्रोपेन
साइक्लोप्रोपेन, इस कार्बोकैटायन से कनेक्ट होता है तो होता क्या है कि इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, राइट। और तीनों जो साइक्लोप्रोपाइल है इसका बॉन्ड एंगल 60 होने की वजह से इस कार्बन के sp3 ऑर्बिटल, जिस sp3 ऑर्बिटल से कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया है, जिस sp3 ऑर्बिटल से कार्बन अपने हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म किया है, इस sp3 जो ऑर्बिटल होता है कार्बन का sp3 ऑर्बिटल, sp3, इसका sp3 ऑर्बिटल sp3, इस कार्बन के sp3 ऑर्बिटल sp3, ये तीनों sp3 ऑर्बिटल यहां पे p ऑर्बिटल है और तीनों साइक्लोप्रोपाइल के sp3 ऑर्बिटल बेंट हो जाता है, इसका बॉन्ड एंगल 60 होने की वजह से, और बेंट होकर के ये p ऑर्बिटल है, इसके ऊपर से तीनों तरफ से, इस साइड से भी, इस साइड से भी और इस तीनों साइड से हमारा sp3 ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के प्रॉक्सिमिटी में आ जाता है, मींस सराउंडिंग में रहता है, और ये तीनों sp3 ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते रहता है। यहां तक क्लियरली ओवरलैप दिखता है आपको, ये ओवरलैपिंग होते रहता है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होते रहता है, ये ओवरलैपिंग, तीनों ही p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते रहता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा पिक्चर बनाओ तो क्लियर दिखेगा। ये कार्बन आपका है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक p ऑर्बिटल है, यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है, इसका sp3 ऑर्बिटल है, इसका एक sp3 ऑर्बिटल, इसका sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 है, ये भी sp3, सब बेंट है, झुका हुआ है sp3, तीनों sp3 ऑर्बिटल से इस p ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाता है, इधर भी ओवरलैपिंग हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। ये तीनों तरफ से ओवरलैपिंग की वजह से ओवरलैपिंग बिटवीन sp3 एंड p ऑर्बिटल, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तीनों तरफ से जो p ऑर्बिटल है वो तीनों sp3 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने लगता है, जिसकी वजह से इसका स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है और इसका p ऑर्बिटल खाली है, लेकिन ये p ऑर्बिटल तीनों तरफ से जो sp3 ऑर्बिटल है, बेंट sp3 ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं बेंट sp3 ऑर्बिटल बोलते हैं, सब बेंट sp3 ऑर्बिटल है। इस बेंट sp3 ऑर्बिटल की वजह से तीनों sp3 ऑर्बिटल इस p से ओवरलैपिंग करने लगता है और ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से यह कार्बन बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इसका स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। और सेकेंडली ये तीनों तरफ से sp3 ऑर्बिटल उसको ऐसे कवर अप किए रहता है कि कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज यहाँ पे अप्रोच ही नहीं कर सकता है, ये भी एक रीजन है। इस वजह से भी इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा होता है और दुनिया का मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है, राइट। इस फेनोमेना को कई बार कहा जाता है, कोई अगर पूछे कि व्हाई दिस कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, तो आप बोल सकते हो ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन बेंट sp3 ऑर्बिटल ऑफ 3 साइक्लोप्रोपाइल्स एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन, मीन्स एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन और बेंट sp3 ऑर्बिटल के बीच में जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग की वजह से इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इस फिनोमेना को हम लोग डांसिंग रेजोनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डांस हो रहा है, मीन्स रेजोनेंस हो रहा है, ओवरलैपिंग भी हो रहा है और साथ में लग रहा है कि इस तरह से तीनों ही sp3 ऑर्बिटल डांस कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है डांसिंग रेजोनेंस भी कहा जाता है। ओके जी,
तो यह कंपाउंड दुनिया का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो अब जितने भी हमारे कार्बोकेटायन हैं उनका एक जनरल ट्रेंड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, उस सबको अरेंज कर दे रहा हूँ, जिससे आपका काम बहुत हद तक इजी हो जाएगा। तो आप सब देखो, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल यह होगा। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यह फिनोमेना ओनली साइक्लोप्रोपाइल के केस में ही होता है। ऐसा नहीं होगा कि जब हमारे इससे साइक्लोब्यूटाइल लगा रहेगा तो सेम फिनोमेना होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल साइक्लोप्रोपाइल के केस में ही ऐसा होता है और किसी साइक्लोअल्काइल के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि और साइक्लोअल्केन में जो एंगल होता है वो 60 से बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे 90 हो गया, 90 होने से जो sp3 ऑर्बिटल कार्बन का होता है उस तरह से बेंट नहीं हो पाता है। जब बेंट नहीं होगा तो इस कार्बोकेटायन के एम्प्टी p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग नहीं करेगा। इसलिए दिस फिनोमेना इज ओनली पॉसिबल व्हेन कार्बोकेटायन है साइक्लोप्रोपाइल्स। इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी इससे कम यह होता है 2 साइक्लोप्रोपाइल वाला, इससे कम यह होता है इससे कम यह होता है ट्राइफिनाइल, इससे लेस यह होता है इससे लेस यह होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, इससे लेस होता है PHCH2, इससे लेस होता है एलाइल कटायन, इससे लेस स्टेबल होता है इथाइल कटायन, इससे लेस स्टेबल होता है मिथाइल कटायन, इससे लेस स्टेबल होता है विनाइल कटायन, इससे लेस स्टेबल होता है इथाइनाइल कटायन। राइट, तो एक जनरल ऑर्डर हुआ जिससे आपको कंप्रिहेंशन हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेंजाइल कटायन के डेरिवेटिव्स का स्टेबिलिटी। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, एग्जाम में रेगुलरली आता है हम लोग के। स्टेबिलिटी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजाइल कटायन। बेंजाइल कटायन के डेरिवेटिव्स का स्टेबिलिटी, जैसे हमारा यह बेंजाइल कटायन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन ये तो रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कनेक्ट करेंगे तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा OH ग्रुप प्लस M ग्रुप है और माइनस I ग्रुप भी है। प्लस M इसलिए क्योंकि OH के पास लोन पेयर है और माइनस I इसलिए क्योंकि हमारा OH का ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए OH प्लस M और माइनस I ग्रुप है। लेकिन आप सब जानते हो, नहीं तो वीडियो में कई पीछे वाले वीडियो बताया हूं, अगर किसी ग्रुप के पास दोनों इफेक्ट है, M और I दोनों इफेक्ट है, तो उसका डिसीजन उसके M के बेसिस पे लेते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन। दुनिया में हैलोजन को छोड़कर के हर जगह M इफेक्ट मींस मेजोमेरिक इफेक्ट डिसाइड करता है कि हमारा ग्रुप का नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा कि विड्रॉइंग होगा। तो H हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। लेकिन जब मेटा पे कोई ग्रुप रहता है, जब रेजोनेंस करेगा, इसके पास लोन पेयर है, प्लस इफेक्ट शो करेगा, तो इसके वजह से निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आएगा और पैरा पे आएगा। ये दोनों ऑर्थो और पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, यहाँ पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। इसलिए इस OH ग्रुप के मेजोमेरिक इफेक्ट का
इस मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब भी कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो उसका मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, वहाँ पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसलिए इसके पास प्लस एम होगा लेकिन यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा, इसके पास ओनली माइनस आई इफेक्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि मेटा पोजीशन पे जब हमारा OH होगा तो ओनली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि इसके पास ओनली माइनस आई इफेक्ट होगा। इसके माइनस आई का ही इफेक्ट ये एक्सपीरियंस करेगा, इसके प्लस एम का इफेक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे इस OH ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि OH ग्रुप जब रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे क्रिएट होता है, मेटा पे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मेटा रिलेटेड ग्रुप्स का मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है। अब आइए पैरा पे होगा तो यहाँ पे फिर प्लस इफेक्ट भी होगा और माइनस आई भी होगा। तो सेम कहानी, हमारा OH ग्रुप और जो पैरा पे होगा, जो ऑर्थो पे होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, लेकिन जब मेटा पे होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा। इसलिए फर्स्ट से लेस स्टेबल होगा थर्ड, लेकिन फर्स्ट से मोर स्टेबल होगा सेकेंड और फोर्थ दोनों। अब देखना है सेकेंड और फोर्थ में मोर स्टेबल कौन है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है प्लस इफेक्ट, वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ग्रुप ऑर्थो पे रहे या पैरा पे रहे, वो प्लस इफेक्ट इक्वली प्रोड्यूस करेगा। लेकिन आई इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जब ऑर्थो पे कोई ग्रुप होगा, नज़दीक होगा, तो माइनस आई का इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब पैरा पे होगा तो माइनस आई का इफेक्ट कार्बोकैटायन पे कम होगा। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का डिक्रीज होता है। इसलिए जब ऑर्थो पे OH ग्रुप होगा तो ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा माइनस आई के थ्रू, जब पैरा पे होगा तो कम करेगा। इसलिए 4 और सेकेंड में लेस स्टेबल होगा सेकेंड, मोर स्टेबल होगा फोर्थ। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 4, उससे कम सेकेंड, उससे कम फर्स्ट और सबसे कम थर्ड। ओके जी। अब दूसरा, अब यहाँ पे OH की जगह पे मैं लगा दिया हूँ NO2 ग्रुप, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप हमारा माइनस आई माइनस एम दोनों इफेक्ट शो करता है। माइनस एम इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है यहाँ पे, और आई इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है। जब मेटा पे होगा तो ओनली माइनस आई होगा, माइनस एम में ऑपरेट नहीं होगा। पैरा पे होगा तो माइनस आई माइनस एम दोनों होगा सेम। जब फर्स्ट से लेस स्टेबल तीनों होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस तीनों में थर्ड में NO2 ग्रुप केवल आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा और सेकेंड और फोर्थ में आई और एम दोनों से करेगा। इसलिए यहाँ पे जब मेटा पे होगा तो इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ करेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मीन्स इन दोनों से मोर स्टेबल थर्ड होगा। सेकेंड और फोर्थ में मोर स्टेबल हमारा फोर्थ होगा, क्योंकि सेकेंड में NO2 ग्रुप ऑर्थो पे है, जहाँ पे माइनस आई भी डोमिनेंट होगा। माइनस आई तो दोनों जगह सेम होगा, बट आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे माइनस आई ऑर्थो पे जो होगा तो ये स्ट्रॉन्ग होगा, पैरा पे होगा तो वीक होगा। मीन्स हमारा NO2 ग्रुप जब ऑर्थो पे होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा, डिस्टेबलाइज ज़्यादा करेगा। इसलिए 4 से भी लेस स्टेबल हमारा सेकेंड होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, उससे कम होगा थर्ड, उससे कम होगा फोर्थ, सबसे कम होगा सेकेंड। ओके। यहां पे CH3 लगा दे रहा हूं मैं। CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट होता है और हाइपर कंजुगेशन भी होता है। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी CH3 जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही नेगेटिव डेवलप होता है। इसका मतलब हुआ जब CH3 मेटा पे होगा तो इसका हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट होगा। लेकिन जब पैरा पे होगा तो फिर प्लस आई प्लस एच दोनों होगा। तो अब यहाँ तो सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों में ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो तीनों का स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा होगा। लेकिन इसमें जब हमारा CH3 ग्रुप ऑर्थो पे होगा तो प्लस एच तो ऑर्थो पैरा दोनों पे सेम होगा, लेकिन जब ऑर्थो पे होगा तो आई डोमिनेंट होगा, इसलिए सेकंड का स्टेबिलिटी फोर्थ से ज़्यादा होगा। लेकिन सेकंड और फोर्थ दोनों से कम होगा थर्ड का,
क्योंकि थर्ड के केस में मेटा पे जब हमारा CH3 है तो ओनली प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन जब पैरा पे और ऑर्थो पे है तो प्लस आई के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ का स्टेबिलिटी थर्ड से ज़्यादा होगा, और सेकेंड और फोर्थ में सेकेंड का ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्थो पे प्लस आई स्ट्रॉन्गर होता है और इस बार प्लस आई से स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यह हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा होगा सेकंड, उससे कम फोर्थ, उससे कम थर्ड, सबसे कम फर्स्ट। ओके जी। अब एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, ये लोग तो है ही, साथ में 4 के बाद 5 में यह कंपाउंड आ गया NO2, 6 में आ गया, जब NO2 मेटा पे हो गया, 7 में आ गया, जब NO2 पैरा पे हो गया, 8 में आ गया, जब वो CH3 लगा हुआ है, जब वो CH3 लग गया मेटा पे, 8 हो गया, ये 9 हो गया, जब वो CH3 लग गया पैरा पे, 10। हमें इस ऑल 10 के स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं ऑर्डर को इस बार ऊपर लिखूंगा। देखो जी, फर्स्ट से मोर स्टेबल सेकंड भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, फर्स्ट से मोर स्टेबल थर्ड भी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, फर्स्ट से मोर स्टेबल 4 भी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, फर्स्ट से मोर स्टेबल हमारा थर्ड भी हो 8 भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है, फर्स्ट से मोर स्टेबल हमारा 10 भी होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा है। CH3 के पास प्लस आई इफेक्ट होता है, NO2 के पास माइनस आई इफेक्ट है। जब मेटा पे होगा तो ओनली माइनस आई होगा, जब और पैरा पे होगा तो फिर माइनस आई एम दोनों होगा। वो CH3 के पास प्लस एम होता है और साथ में माइनस आई इफेक्ट होता है। जब मेटा पे होगा तो ओनली माइनस आई इफेक्ट होगा, जब पैरा पे होगा तो फिर माइनस आई प्लस एम दोनों होगा। अब एक बात और यहां मैं बताना चाहूंगा कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है हमारा, माइनस आई इफेक्ट ये पता होना चाहिए। NO2 का माइनस आई इफेक्ट वो CH3 से स्ट्रॉन्गर होता है। अब हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, तो NO2 वाला जितना है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। उसमें भी जब ऑर्थो पे हमारा NO2 होगा तो माइनस एम ऑर्थो और पैरा पे दोनों जगह सेम होगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो पैरा ऑर्थो पे डोमिनेंट होता है और माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे कम स्टेबल हमारा 5 होगा। फिफ्थ स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसमें लिस्ट स्टेबल हमारा 5th होगा, 5th से ज़्यादा स्टेबल हमारा 7 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ NO2 लगा हुआ है पैरा पे। अब ये हमारा NO2 ग्रुप जब मेटा पे है तो माइनस आई है, और OCH3 जब मेटा पे है तभी माइनस आई है। लेकिन यहाँ मैं बता चुका हूँ कि NO2 का माइनस आई OCH3 का माइनस आई से डोमिनेंट होता है, इसलिए इससे कम स्टेबल हमारा फिर 6 हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्टेबल 6 हो जाएगा। 6 से ज़्यादा स्टेबल हमारा यह 8 होगा क्योंकि यहाँ 9 होगा क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप ही लगा हुआ है 9। इससे ज़्यादा स्टेबल अब देखो जी, आपको दिख रहा होगा कि CH3 ग्रुप के पास प्लस आई प्लस एच दोनों इफेक्ट है और OCH3 के पास प्लस एम है और लेकिन एक माइनस आई है। लेकिन याद रखिए हाइपर कंजूगेशन इंडक्टिव इफेक्ट दोनों मिलकर भी मेजोमेरिक इफेक्ट में इस प्लस एम इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर नहीं रख सकता है, इसलिए CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर प्लस एम ग्रुप से हमेशा कम होगा। एक हाइड्रोजन को छोड़ दो तो प्लस एम इफेक्ट से कम होगा हमेशा। तो OCH3 के पास ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम इफेक्ट है तो OCH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर CH3 से ज़्यादा होगा, इसलिए CH3 वालों से ज़्यादा स्टेबल होगा हमारा OCH3 जब ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा। तो ओके जी,
तो इसके इन लोग से ज़्यादा स्टेबल CH3 वाला होगा। अब CH3 वाले में सबसे कम स्टेबल हमारा थर्ड होगा, तो यहाँ पे थर्ड आ गया। थर्ड से ज़्यादा हमारा कौन होगा जी, 4 होगा, तो 4 आ गया। 4 से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ऑर्थो पे रहता है, स्ट्रॉन्गर रहता है, तो सेकंड हो गया। अब उससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारा, उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, अच्छा हाँ यहाँ पे छूट गया, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तीनों लगा हुआ है, मीन्स चारों, इसमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इन लोग से ज़्यादा स्टेबल हमारा फर्स्ट होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट से ज़्यादा थर्ड होगा, क्यों, क्योंकि इस सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो फर्स्ट से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो फर्स्ट से स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। इसलिए 9 के बाद हमारा फर्स्ट होगा, फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल हमारा थर्ड होगा, थर्ड से ज़्यादा स्टेबल हमारा 4 होगा, 4 से ज़्यादा स्टेबल सेकंड होगा, सेकंड ज़्यादा स्टेबल हमारा ये जो ऑर्थो पे जो OCH3 है और मेटा पे OCH, पैरा पे OCH3 है, दोनों केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस इफेक्ट दोनों जगह सेम होगा, लेकिन आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जब ऑर्थो पे होगा तो आई स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए जब ऑर्थो पे OCH3 होगा तो माइनस आई इफेक्ट से कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से 8 और 10 में ज़्यादा स्टेबल हमारा 10 होगा। तो सेकंड के बाद हमारा कौन आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 से ज़्यादा हमारा 10 हो जाएगा। तो यह स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ हमारा। ओके, तो इस तरीक़ा से कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को मैं पढ़ा दिया। अगला वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कार्बोनाइन के बारे में, उसके बाद कार्बोफेरिटिकल के बारे में, और इस तरह से कार्बिन नाइट्रिन होगा। ओके, थैंक यू।